यहाँ से आपके पास स्टार्ट होता है प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सबसे पहले प्राइवेट कंस्ट्रक्टर की आप डेफिनेशन समझ लें कि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होते क्या है हमारे पास। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर में आपके पास सबसे पहले क्या होता है, आपका ना कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड with a private specify it is not possible for other classes to derive from this class, neither it is possible to create an instance of this class. They are usually used in classes that certain static member only। ठीक है, अच्छा पहली बात तो ये कि आपके पास जब भी आपके पास प्राइवेट कंस्ट्रक्टर यूज़ हो रहा होगा तो आपके पास क्या चीज़ें हो रही होंगी। सबसे पहले यहाँ पे कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है क्लास का वो आप नहीं बना सकेंगे। ठीक है, आपके पास क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा होगा। ठीक है, कोई भी क्लास हो आप उसका ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं क्रिएट कर सकते जब तक आपके पास वो क्लास क्या ना हो जाए, स्टैटिक मेंबर ना हो जाए। ठीक है, अगर स्टैटिक मेंबर होगी तो ही उस क्लास का इंस्टेंस बने। ठीक है, प्राइवेटली जब हम बात करते हैं चीज़ों की, जब हम प्राइवेट का मॉडिफायर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो मॉडिफायर से आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है प्राइवेट का कि वो सारी चीज़ों को एक्सेस नहीं दे रहा होता। दे हैव लिमिटेड एक्सेस टू गिव टू दी अदर क्लासेस। तो अगर मुझे यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस को प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को एक्सेस देना है तो फिर मुझे उसको स्टैटिक बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं आपके पास प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के। पहला क्या है, वन यूज ऑफ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इज व्हेन वी हैव ओनली स्टैटिक मेंबर। ठीक है, या तो आपके पास सिर्फ स्टैटिक मेंबर हो तभी आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, इट प्रोवाइड्स एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंगल स्टन पैटर्न। ठीक है, सिंगल स्टन पैटर्न के पे काम कर रहा होता है एक ही कंस्ट्रक्टर, एक ही पैरामीटर या एक ही इस तरह से लेके। वंस वी प्रोवाइड अ कंस्ट्रक्टर that is either private or public or any, the compiler would not add parameter less public constructor to the अदर क्लास। ठीक है, देखें आपके पास क्या होगा जब भी आप कंस्ट्रक्टर बना रहे होंगे, पब्लिक हो या प्राइवेट हो। ठीक है, कंपाइलर अगर आपने एट द टाइम ऑफ क्रिएशन वहाँ पे पैरामीटर पास किए हुए होंगे तो आपके पास सारे वो रन टाइम पे देने लाजमी है। ठीक है, अगर आपके पास एक भी पैरामीटर रन टाइम पे लेस हो जाता है तो पब्लिक कंस्ट्रक्टर हो या फिर आपके पास प्राइवेट का कंस्ट्रक्टर हो वो आपके पास एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे आ जाए नीचे, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं और ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले आपके पास एक कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे कॉल किया हुआ है प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट काउंटर के नाम से एक क्लास है हमारे पास। ठीक है, क्लास का नाम भी काउंटर है और उसके कंस्ट्रक्टर बना लिया प्राइवेटली। एक वेरिएबल बनाया है पब्लिक स्टैटिक इंट करंट व्यू। ठीक है, एक वेरिएबल आ गया यहाँ पे स्टैटिक टाइप का जिसका नाम लिखा है करंट व्यू का। इसके अंदर भी हमने एक देखें, एक हमारे पास होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और एक होता है प्री इंक्रीमेंट। यहाँ पे जो आपके पास ये चीज़ हुई हुई ये क्या रहेगी आपके पास प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, हमने एक इसमें इंक्रीमेंट किया है एंड देन आपने करंट वैल्यू बता दी 500। अब करंट वैल्यू मेरे पास करंटली क्या होगी 500, तो जब आपके पास वैल्यू प्रिंट होके आ रही होगी नाउ द व्यू काउंट इज 501, डेफिनेटली वो प्रिंट कर देगा क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक नंबर का इंक्रीमेंट हुआ हुआ होगा। ठीक है, तो ये छोटी सी एग्जांपल है। यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस की गई है कि आपके पास जब आपने इस क्लास का देखें, जब हम क्लास के ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो अब मैंने इस क्लास का ना प्राइवेट काउंटर का जो मेरे पास बना हुआ है इसके अंदर कोई भी काम परफॉर्म नहीं किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर जब भी कॉल होते हैं, जब भी काम होता है ना, वो दूसरी क्लासेस के अंदर एक्सेसिबल नहीं होता। काउंटर में ये अलग क्लास है, प्रोग्राम डॉट सी एस वाली क्लास मेरी अलग है, तो इस क्लास के अंदर इसका कंस्ट्रक्टर कभी भी उठ के नहीं आ सकता क्योंकि वो प्राइवेट है। तो जब इस टाइप के सिनेरियो होंगे हमारे पास तो हम वहाँ पे डायरेक्टली, अथवा देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया मैंने यहाँ पे सिंपल क्लास के रेफरेंस देके अपने स्टैटिक वेरिएबल को वैल्यू पास की, क्लास के रेफरेंस देके अपने मेथड को कॉल किया और डायरेक्टली प्रिंट किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कंस्ट्रक्टर का नीड जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो कभी भी ना आप क्लास प्राइवेट बना सकते हैं ना आप कंस्ट्रक्टर प्राइवेट बना सकते हैं। इन दो चीज़ों का हमेशा ख्याल रखिएगा कि आपकी क्लासेस और कंस्ट्रक्टर प्राइवेट ना बने, क्योंकि अगर वो प्राइवेटली बनती हैं तो फिर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते और जगहों पे। दिस इज़ द मेन रूल। ये क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें। ठीक है, तो आपको इसकी नीड नहीं होगी। फिर में हम इसका यूज़ क्या होगा जब हम इसे
देखें, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर ना आप कभी भी यूज़ मोस्टली नहीं करेंगे, ठीक है। बस ये इसका यूज़ केस आप ये बना सकते हैं कि आपको अगर कोई चीज़ प्राइवेटली एक्सेस नहीं करवानी किसी दूसरे क्लास के साथ, वो चीज़ें आप उठा के इसमें रखें ताकि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो क्लास है वो सिर्फ वहाँ तक ही एक्सेसिबल हो, ठीक है। लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दूँ काउंटर के कंस्ट्रक्टर के अंदर ए का और उसकी वैल्यू रख दूँ 90, ठीक है। अब वो 90 वैल्यू मैं चाह रही हूँ ए का वेरिएबल जो है ना, ये वाले जो क्लास प्रोग्राम वाले के अंदर है, यहाँ पे आपको एक्सेसिबल ना हो, बस वो इसी ही क्लास के अंदर ही प्रिंट होती रहे, इसी क्लास के अंदर ही यूज़ होती रहे। उन सिनेरियोज में तो हम यूज़ कर सकते हैं प्राइवेट, बट अगर हम पब्लिक यूज़ करते हैं तो एक्सेसिबिलिटी आपके पास बढ़ जाती है, वो कहीं भी चला जाता है, एक्सेस कर लेता है किसी भी क्लास के अंदर। तो ये सिनेरियोज हो सकते हैं। प्राइवेट की भी एक और एग्जांपल मैं खुद से भी करा दूंगी आप लोगों को, जहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे एक्सेस जो है ना वो आपके लिमिटेड हो चुके हैं। पहले ये वाली एग्जांपल करेंगे एंड देन फिर एक और एग्जांपल होगी जिसके अंदर हम देखेंगे कि आप प्राइवेटली अगर कोई चीज़ इसके अंदर यूज़ करते हैं तो उसका एक्सेस कितने लोगों को या कितनी जगहों पे आपके पास जा रहा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास वीएस पे आ जाएं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले लेट सपोज यहाँ पे आपने एक और क्लास बना लेनी है, काउंटर के नाम से बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम भी एक अपनी छोटी सी क्लास बना लें काउंटर के नाम से। मेरे पास एक क्लास आ गई यहाँ पे काउंटर की क्लास के अंदर अब मेरे पास यहाँ पे लेट सपोज मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाना है अपने पास काउंटर का ही, राउंड ब्रैकेट्स एंड इसकी बॉडी ओपन की और यहाँ पे मैंने इसको प्राइवेटली डिक्लेयर कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल भी बना हुआ होगा, पब्लिक कर देंगे इसको ताकि इजीली एक्सेस हो सके हर जगह। स्टैटिक इंट सी के नाम से लेट सपोज एक वेरिएबल है एंड टर्मिनेटर दे दिया इसको हमने। अभी सी की को इनिशियली वैल्यू हमें नहीं पता है। नाउ यहाँ पे आके आपने एक और मेथड बनाना है, पब्लिक मेथड होगा तो वॉइड टाइप का रख लें और इसको मैंने कह दिया प्रिंट राउंड ब्रैकेट्स एंड देन दिस। यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद अब आपके पास क्या हो रहा होगा, यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पे आपने एक वैल्यू का इंक्रीमेंट करवाया था, प्री इंक्रीमेंट, और इसको ले जाके हमने कंसोल डॉट राइट लाइन में प्रिंट कर लिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी ऐसे ही कर लें ताकि बस यही वाली एग्जाम्पल पूरी हो जाए, ठीक है। हमने यहाँ पे प्लस प्लस और सी का एक पोस्ट इंक्रीमेंट किया। नाउ अपनी प्रोग्राम डॉट सी एस सी क्लास पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आके आपने एक छोटा सा मैसेज लिख लिया सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे आ गए और आपने यहाँ पे अपने पास एक मैसेज लिख दिया प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये आपके पास एक सैम्पल हो जाएगी यहाँ पे प्राइवेट कंस्ट्रक्टर की। नेक्स्ट अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने पास डायरेक्टली अब मैं यहाँ पे किसी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना रही अपनी काउंटर की, डायरेक्टली यहाँ पे मैं लिखूंगी काउंटर डॉट सी आ रहा होगा वेरिएबल, हमने इसको एक वैल्यू दे दी लेट सपोज 200 एंड देन टर्मिनेटर। इसी तरह आपके पास यहाँ पे एक और काउंटर डॉट प्रिंट आ रहा होगा जिसको हमने डायरेक्टली प्रिंट करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आप चाहें तो डायरेक्ट कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं, ये पूरी लाइन को इस तरह से उठा के यहाँ पे डाल दें, ठीक है। और साथ में अगर कोई मैसेज देना है तो कोई मैसेज भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक मैसेज क्या कह रहा है, ऑपरेटर प्लस कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑपरेंड स्ट्रिंग एंड वाइड, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या मसला आ रहा है कि आपके पास मैसेज और वो जो आपके पास ये प्रिंट का मेथड है एक साथ वो गेट नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, इसको मैं यहाँ से हटा दूंगी और यहाँ पे अपने पास काउंटर डॉट और यहाँ पे आपने प्रिंट कॉल कर दिया, ठीक है। इस तरह से कर लें तो यहाँ पे भी इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर कोई मैसेज देना चाह रहे हैं तो साथ में इसके मैसेज भी पास कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मर्जी है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है?
यहाँ तक देखो क्वेश्चन है। अब चाहें तो यहाँ पे अपने पास इस तरह से कोई मैसेज लेट सपोज मैं दे दूँ, द काउंटर वैल्यू इज, और कॉन्कैटिनेट कर दूँ अपने पास ये जो आपके पास वेरिएबल आया ना काउंटर सी, इसको डायरेक्टली यहाँ पे, तो इस तरह आपके पास काउंटर वैल्यू जो भी सी की आ रही होगी वो आपको शो भी हो जाएगी आफ्टर इंक्रीमेंट। ठीक है, ये मैसेज लिख भी सकते हैं कि आप आफ्टर इंक्रीमेंट आपके पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है। ठीक है, इसको पहले एक दफ़ा रन करें। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। मैंने जो काउंटर की वैल्यू डाली थी वो 200 थी, और अब काउंटर की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, 201। ठीक है, अच्छा इसको पहले ना कमेंट कर देंगे एक्स्ट्रा चीज़ें, ताकि आपके पास आउटपुट स्क्रीन है वो थोड़ी सी क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आ जाए। अब देखें यहाँ पे आपके पास प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को दोबारा अगेन रन देखें, इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, मेरे पास यहाँ पे सी के एक स्टैटिक वेरिएबल है, एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई भी काम नहीं हुआ हुआ, और एक मेरे पास प्रिंट का मेथड है जिसके अंदर मैंने सिर्फ प्लस प्लस सी किया हुआ है, ये मेथड है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी दें कि मेरे पास एक स्टैटिक टाइप का मेथड है। ठीक है, और अब यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आके आपने सिंपल क्या किया, अपने पास एक इसके वेरिएबल को वैल्यू असाइन की, मेथड प्रिंट कॉल किया, और अपने पास उस वैल्यू को जो आपने यहाँ पे असाइन की थी इसको प्रिंट करा दिया। दैट्स इट, ये काम किया है। ठीक है, रन करें। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ गया प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इज 201। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि आपके पास पहली जो वैल्यू थी वो हमारे पास 200 थी। 1 मिनट होल्ड करिएगा। यहाँ पे ये वाली एग्जांपल क्लियर है कि आपके पास प्राइवेटली वेरिएबल कंस्ट्रक्टर जो है जब हम यूज़ करेंगे तो फिर आपको अपने पास स्टैटिक चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मेरे पास कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है ना, देखिए कभी भी प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का ना ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे आते हैं, काउंटर सी इक्वल टू न्यू काउंटर एंड राउंड ब्रैकेट्स टर्मिनेटर। जैसे ही मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दी ना, यहाँ पे आपके पास आ जाता है इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। ठीक है, यहाँ पे आपके पास प्रोटेक्शन लग चुकी है प्राइवेट की। ठीक है, यहाँ पे आपने जब प्राइवेट लगाया है ना, इस वजह से आपके पास इस क्लास का आप कंस्ट्रक्टर नहीं बन सकता। हमेशा देखिएगा प्राइवेट क्लास का कंस्ट्रक्टर कभी होता ही नहीं है, बन ही नहीं सकता। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप उस क्लास के अंदर सारी चीज़ों को स्टैटिक रखें, डायरेक्टली कॉल कर सकें। ठीक है, अब लेट्स सपोज, ठीक है, लेट्स सपोज अब मैं चाह रही थी यहाँ पे इस प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के अंदर आऊँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट a इज इक्वल टू 5, और एक स्ट्रिंग है मेरे पास s इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये एक मेरे पास छोटा सा स्ट्रिंग है। मैं ये चाह रही हूँ अब लेट्स सपोज कि कंसोल डॉट राइट लाइन पे आऊँ, और यहाँ पे अपने पास एक s का वेरिएबल, ठीक है, ये जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है ना, क्या ये वेरिएबल यहाँ पे एक्सेसिबल होगा? देखा, अब ये वेरिएबल भी यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब इसके लिए भी मुझे वही वाला काम करना पड़ेगा जिस तरह यहाँ पे करते थे ना। लेट्स सपोज मैंने एक डबल ए का वेरिएबल बना लिया, और यहाँ पे आके एक स्ट्रिंग डबल एस का वेरिएबल बना लिया। ठीक है, अब ये आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि ना कि कौन सा वाला कौन सा है, और पब्लिक रख लूँगी इनको, ये सब पब्लिक रखेंगे। नीचे वाला जो है ठीक है, और इसको अभी हमने यहाँ पे पब्लिक रख लिया। ठीक है, ये भी पब्लिक वेरिएबल है, ये भी पब्लिक वेरिएबल है। अब करेंगे क्या, हम यहाँ पे आएंगे और सिंपल यहाँ पे आप चाहें तो वैल्यू डायरेक्टली देनी चाहते हैं डायरेक्टली पास कर सकते हैं, ऊपर भी। ठीक है, इधर पास कर लेते हैं, और इसको डबल इक्वल्स टू करके या सिंपल इक्वल टू करके अली दे दें। मैं ये करना क्या चाहती हूँ कि इन दो वेरिएबल्स कंस्ट्रक्टर के अंदर जो वैल्यू पास की है ना, उनको हम प्रिंट कर रहे हैं अब। ठीक है, लेट्स सपोज कि इन वेरिएबल के अंदर अब क्या ये वैल्यू प्रिंट हो सकती है? क्या यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो सकती है वाली? हरगिज़ नहीं, क्योंकि ये जो बाउंड्रीज आपने इसके अंदर सेट कर दी है ना, ये जो इसके अंदर लोकल वेरिएबल्स बना दिए, तो कभी भी ये वैल्यूज़ को आपके पास इससे बाहर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, इससे बाहर आने ही नहीं देंगे कभी भी।
ठीक है। तो हमेशा आपके पास जब भी इस टाइप का सिनेरियो आएगा तो आपको प्राइवेटली कंस्ट्रक्टर में कोई भी काम करना अलाउ नहीं होगा। तो इट्स सिंपली मीन्स दैट कि आपके पास जब भी प्राइवेट काम होगा तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कहीं भी यूज़ नहीं हो सकता, तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर में कोई भी काम नहीं बनता करना। तो हम मोस्टली जो हमारी कोशिश होती है कि हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को यूज़ ना करें, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, कभी भी अपने पास प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को नहीं बनाएं, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर यूज़ नहीं करें। जितना आप अवॉइड कर सकते हैं प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को उतना आप अवॉइड करें, ठीक है। ये इसके अंदर से कोई भी चीज़ आप पास नहीं कर सकते, इसके से कोई चीज़ आप एक्सेस नहीं कर सकते, इस वजह से इसको हम जो है निगलेक्ट करते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई? ठीक है। ठीक है, नाउ हमारे पास अब नेक्स्ट इसका टॉपिक है। यहाँ पे आपके पास ना सारे ख़त्म होते हैं, ठीक है। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के बाद अब आपके पास यहाँ पे 5 टाइप के कंस्ट्रक्टर आपने कर लिए हैं परफॉर्म, ठीक है। इसको एक बार रन भी कर लें, ठीक है। आपके पास ये फर्स्ट था, ये पैरामीटराइज वाला सेटिंग था। थर्ड आपके पास ये वाला, फोर्थ कंस्ट्रक्टर ये रहा, एंड देन फिफ्थ वन इज दिस, ठीक है। ये आपके पास 5 कंस्ट्रक्टर थे की टाइप्स हैं जो कि आपने 5 की 5 अपने पास इम्प्लीमेंट कर ली हैं, ठीक है। इसको करने के बाद अब आपके पास नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाती है, यहाँ पे आ जाए। स्क्रीन विजिबल आपको ये वाली मैनुअल की, ठीक है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आगे पास क्विज के अंदर जो नेक्स्ट क्लास में है उसमें ये आ जाए क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। क्वेश्चंस ना एमसीक्यूज बेस्ड भी हो सकते हैं और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन की भी हो सकते हैं, ठीक है। थ्योरी लिखने के या आपके पास डेफिनेशन याद करने वाले क्वेश्चंस मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो इसमें रट्टे मारने वाले जो चीज़ है ना वो कुछ नहीं होंगी। तो आपको या तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछी जाएंगी या फिर आपके पास सिंपल जो क्वेश्चंस होंगे वो इस तरह के होंगे कि आपने खाली उसमें एमसीक्यूज को टिक करना होगा। कोड्स गिवन होंगे, उनमें से आउटपुट ठीक जो सिंटैक्स है उनको डिफाइन करना होगा। तो इस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विद सेम क्लास नेम बट डिफरेंट नंबर एंड टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स इज रेफर्ड एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। देखिए कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में होता क्या है कि आपके पास क्लास का नेम हमेशा सेम होगा बट पैरामीटर्स की जो क्वांटिटी है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो हैं वो आपके पास डिफरेंट होंगे, ठीक है। इसकी एक और डेफिनेशन भी है यहाँ पे, when there are more than one multiple constructor with the same name is defined inside the same class but their parameter list is different from another, these constructor are called overloaded, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे सेम नेम के होने चाहिए विद डिफरेंट पैरामीटर। लेट सपोज के मैंने यहाँ पे आपके पास एक स्टूडेंट एडिशन की क्लास है, यहाँ पे आपके पास एक कंस्ट्रक्टर है, ये एडिशन के नाम से है, यहाँ पे भी एक कंस्ट्रक्टर है आपके पास एडिशन से नाम से है। यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं आ रहा, यहाँ पे आपके पास 2 पैरामीटर आ रहे हैं। इन केस अगर मैं यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर बना लूँ, ठीक है। अब इन केस इसको क्लोज कर दें पहले। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर बना लूँ अपने पास और उसमें सिर्फ एक पैरामीटर पास करूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाए, ठीक है। और इसके आपने लगा दी बॉडी और यहाँ पे आके मैंने लेट सपोज एक पैरामीटर पास कर दिया ए के नाम से। तो ये आपके पास जितने भी कंस्ट्रक्टर आ रहे हैं सबके नेम सेम है बट नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पे 2 इंटीजर टाइप आ रहे थे, यहाँ पे एक इंटीजर टाइप आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इस तरह से एक कंस्ट्रक्टर बना दूँ, ठीक है, इसी को कॉपी किया है, एक इंटीजर टाइप का है और एक फ्लोट टाइप का है, ठीक है। तो ये भी आपके पास अलाउ है, ठीक है। ये भी आपके पास जो है होगा वो अलाउ होगा, इसको भी कमेंट कर दें, बाद में उसको सेट कर लेंगे। इसी तरह आपके पास हो सकता था कि मेरे पास यहाँ पे 2 कंस्ट्रक्टर होते, ठीक है, और इसमें भी कोई काम नहीं किया हुआ होता मैंने, और दोनों ही मेरे पास फ्लोट टाइप के होते, ठीक है। मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी। जिस तरह से आपने ये पहला एक बनाया ना इंट और दूसरा फ्लोट, हो सकता था कि मेरे पास पहला इंट होता या पहला फ्लोट होता और दूसरा वाला मेरे पास जो होता वो इंटीजर टाइप का होता,
ठीक है। तो इस टाइप की भी चीज़ें आपके पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में हो सकती है। तो देख रहे हैं आप कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती जा रही हैं। पहला एक हो सकता था, अब इंटीजर दोनों हो सकते थे, फिर एक इंटीजर एक फ्लोट, या पहला फ्लोट दूसरा इंटीजर, दोनों फ्लोट। ठीक है, तो ये आपके पास पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कंस्ट्रक्टर बनाने की। या हो सकता था मैं यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर बनाती ए वाला वो डायरेक्टली फ्लोट टाइप का होता। ठीक है, यहाँ पे हमने उसको सिंपल फ्लोटिंग टाइप का बनाया होता। तो ये आपके पास मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हैं। दिस इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। ठीक है, आप ओवरलोड कर रहे हैं, आप एक ही चीज़ के ऊपर एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना बना के उसको ओवरलोड करे जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर। ये ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि आपके पास सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, आपके पास हमेशा नेम सेम होंगे विद डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे। पैरामीटर ये देखें दोनों डिफरेंट हो गए। क्यों डिफरेंट हो गए हैं? ये वाला और ये वाला इसलिए डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पैरामीटर का जो डेटा टाइप है वो आपके पास अलग हो गया है। ठीक है, ये इंट आ रहा है, यहाँ पे फ्लोट, यहाँ पे फ्लोट है, यहाँ पे इंट है। ठीक है, जिसकी वजह से ये दोनों की जो कंस्ट्रक्टर है ओवरलोड हो गए। इन केस अगर यहाँ पे मेरे पास इंट होता और यहाँ पे फ्लोट होता तो ये ओवरलोडिंग नहीं होती। ठीक है, ये फिर ओवरलोडिंग में नहीं आता। तो ये गलत, फिर एरर आपके पास करना स्टार्ट कर देता है कि आपके पास सेम ही नाम के सेम ही पैरामीटर की दो चीज़ें एक साथ बनी हुई आ रही हैं। तो ओवरलोडिंग में हरगिज़ काउंट नहीं करता। ये समझ में आ रही है ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट? यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें पहले। ठीक है, यहाँ पे आ जाएं। अब इसके पास नीचे इसकी एग्जाम्पल है। लेट सपोज मेरे पास एक शेप की क्लास है। ठीक है, और इस शेप की क्लास के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है और रेडियस है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 4 वेरिएबल्स बने हुए हैं। डबल टाइप के बनाए हैं, आपकी मर्जी है, आप डबल के बजाय इंटीजर और फ्लोट में भी काम कर सकते हैं या कोई और भी कोई प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर है। देखें ये पहला वाला कंस्ट्रक्टर कौन सा है? माइक ऑन करवा रही हूँ मैं, और जिसका माइक ऑन करने बोलूँ सिर्फ वही अपना माइक ऑन करिएगा। मरियम अनवर जी मिस, कौन सा? पहला वाला ये शेप वाला ये वो है जो हमने वो फर्स्ट सेकंड में पढ़ा था ना। मुझे नाम मिस पता है, फर्स्ट सेकंड हाँ का मैं मुझे बता थोड़ी रही हूँ। याद। फजीला यस मिस। क्या होगा नाम इसका? क्या नाम है इस कंस्ट्रक्टर का जो फर्स्ट वाला है? दिस वन। मिस जी तलहा बताएं। इसका मिस मुझे एक सवाल पूछना था। पूछें। मिस हमने जो 2 पैरामीटर्स बनाए थे उनकी डिफरेंस थे, कहीं पे एंड आ रहा था तो वहाँ दूसरे वाले पे फ्लोट आ रहे थे जैसे। तो मिस अगर इनका प्रोग्राम अगर हम रन करेंगे तो चलेगा या एरर होगा? अगर दोनों आप के अगर डिफरेंस प्रोग्राम देखें, अगर आप जब इनको रन कर रहे होंगे ना तो आपके कंस्ट्रक्टर आपसे ना पूछेगा जब आप प्रोग्राम को रन करने के स्टेज पे आएंगे। अभी मैं रन करने पे आई नहीं हूँ। जब आपके पास रन करने पे आएगा सबसे पहले पूछेगा कि आपने कौन सा वाला रन करना है, ये वाला रन करना है या ये वाला रन करना है। एंड देन फिर मैं उसके पास उसी वक्त देखूंगी कि पहले कहाँ पे फ्लोट आ रहा है, कहाँ पे